नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है दिव्या ज्ञान चैनल पे और मेरा नाम है दिव्या मिश्रा। साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जो टॉपिक हमारा है ये एलटी के लिए और लेक्चरर के लिए दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें मैं आज कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लेके आई हूँ, ऐसे फैक्ट जिनका रिवीजन आप कम समय में और जल्दी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे हम जानते हैं आरटीई एक्ट 2009 के। और हम जानते हैं कि ये जो एक्ट है, इस एक्ट के तहत बहुत सारी ऐसी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है जो एक छात्र के भविष्य को अच्छा बना सकती हैं, जिसमें उसे काफ़ी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। और इन्हीं फैक्टों को आज हम वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस एक्ट में है क्या। इस एक्ट में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एक फ्री एजुकेशन देनी है और कंपलसरी एजुकेशन देनी है। तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के तहत इस आरटीई एक्ट में बताया गया है कि ऐसे छात्र जो पहले से क्या होता था कि शिक्षा बहुत कम बच्चों को मिल पाती थी, तो इसी एक्ट के द्वारा अब हर एक बच्चा जो कि अपनी 6 से 14 वर्ष की एज का है वो इस एजुकेशन को फ्री प्राप्त कर सकता है और कंपलसरी ले सकता है। परंतु एक नई चीज़ और इसमें बताई गई है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 6 से 14 वर्ष के छात्रों के लिए निःशुल्क है, अनिवार्य है। और यहाँ पर मैंने धारा 4 लिखी हुई है। अब ये धारा 4 क्या है, तो इसको बताने से पहले थोड़ा सा हम इसका बेसिक समझते हैं। जो आरटीई एक्ट है इसमें जो है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अध्याय 7 है। तो इस एक्ट के अंतर्गत अध्याय 7 बनाए गए हैं। इन अध्याय 7 में जो कुल धाराएं हैं वो कितनी धाराएं हैं, 38 धाराएं। और हर एक 38 जो धाराएं हैं इसमें महत्वपूर्ण बातें इंक्लूड की गई हैं। तो जो धारा 4 है वो क्या बताती है, धारा 4 ये बताती है कि जिस बच्चे को हम 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है फ्री एजुकेशन ले रहा है, यदि किसी कारणवश एज लिमिट जो होती है 14 वर्ष से यदि ऊपर हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा। उस कंडीशन में ऐसा नहीं किया जाएगा कि बच्चे को 14 वर्ष होते ही आप क्या कहेंगे, उसे स्कूल से निकाल देंगे। नहीं, जब तक कि उसकी प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट नहीं होती है और अगर उसकी एज जो है अपर लिमिट हो चुकी है, तो जब तक पूर्ण नहीं होगी उसे ये एजुकेशन कंपलसरी और फ्री दी जाएगी। तो पहले जो 4 धारा है, धारा 4 में इसी के बारे में बताया गया है। तो आप इससे कन्फ्यूजन ना करें, बस इसको समझें कि इस एक्ट में क्या है, फ्री, कंपलसरी और फ्री एजुकेशन दी गई है। यदि कोई बच्चा अपर लिमिट एज हो जाता है और अपनी शिक्षा ले रहा है, तो जब तक उसकी शिक्षा पूर्ण नहीं होगी तब तक उसको ये शिक्षा दी जाएगी। अब बात करते हैं कि जो ये आरटीई एक्ट है ये क्या है, एक मौलिक अधिकार है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, ये है 21A के अंतर्गत। अब एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि जो आरटीई एक्ट है उसमें जो कंपलसरी एजुकेशन दी गई है या जिसे आप एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है, वो किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो हम जानते हैं कि वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, 21A से। तो हम साथियों इसमें क्या करेंगे, वन बाय वन जो है जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं इन सबको कवर अप करते हुए चलेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट से बहुत जरूरी होंगी। तो अब बात करते हैं कि इसकी जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, कहाँ कब पारित हुआ था, राज्यसभा, लोकसभा, पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये राज्यसभा में पास हुआ कब, 20 जून 2009 को। राज्यसभा में 20 जून 2009 को। उसके बाद ये गया लोकसभा में पास हुआ 4 अगस्त 2009 को। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार कि राज्यसभा लोकसभा से कब पारित हुआ। तो हम बात करते हैं राज्यसभा की बात करी तो हमने कहा ये 20 जून 2009 में हुआ और लोकसभा में 4 अगस्त 2009 में। और इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी दी गई, वो हुआ 26 अगस्त 2009 को। यदि हम बात करें कि पूरे देश में पूर्ण रूप से ये कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 में ये पूर्ण रूप से लागू हुआ। और क्या क्या इंक्लूड किया गया है इसके अंतर्गत, अब देखते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान बनाए गए, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है कि 20% जो होंगी सीटें रिजर्व होंगी। तो ये जो बात की गई है, सबसे पहले हम धारा को भी इंक्लूड करते हैं। पहली धारा हमने धारा 4 पढ़ी, जिसमें अपर एज लिमिट होने के बाद भी बच्चे की प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट होने तक उसे पढ़ाना है। दूसरी धारा हम देख रहे हैं यहाँ पे धारा 12। इसमें बात की गई है कि चाहे वो कोई प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो कोई सरकारी स्कूल हो, वहाँ पे जो सीट रिजर्व होंगी वो कितनी % होंगी, 25% होंगी। अब ये किसके लिए है, ये उन छात्र छात्राओं के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पिछड़े वर्ग के हैं। तो उनके लिए चाहे वो निजी स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, तो वहाँ पर उनकी जो रिजर्व सीटें होंगी वो 25% होगी। और इसकी बात की गई है धारा 12 में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं कि शिक्षण कार्य जो होगा कितना करवाया जाएगा एक शिक्षक के द्वारा। यदि हम सप्ताह की बात करें कि एक शिक्षक अपने सप्ताह में कितने घंटे बच्चों को एक शिक्षण कार्य करवाएगा, तो वो है 45
घंटे या 45 आवर जो है एक शिक्षण कार्य एक शिक्षक के द्वारा विद्यालय में करवाया जाएगा। यहाँ पे मैंने तैयारी लिखा है। अब ये तैयारी क्या है, ये तैयारी की बात किसके लिए की गई है? तो हम सभी जानते हैं कि तैयारी किसके द्वारा की जाएगी, एक शिक्षक के द्वारा। और तैयारी यदि हम बात करें कैसी तैयारी, शिक्षण कार्य को बेहतरीन बनाने के लिए जब जो प्रिपरेशन पहले की जाती है, जिसे हम लेसन प्लानिंग बोलते हैं, एक शिक्षक किन विधियों का कक्षा में प्रयोग करे जिससे बच्चे को अच्छे से समझ आए, स्थायी ज्ञान रहे, तो किन मेथडों का वो प्रयोग करेगा, किन TLM का वो प्रयोग करेगा, तो उसके लिए जो प्रिपरेशन करी वो प्रिपरेशन का दौर भी किस में रहेगा, इन 45 आवर के अंतर्गत से तैयारी भी करनी है और शिक्षण कार्य भी करवाना है। ये तो बात करी हमने किसकी, एक शिक्षक का सप्ताह में कितने दिन शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि बात करते हैं एक शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना रहेगा एक विद्यालय में। यदि हम किसकी बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, निम्न प्राथमिक की, फिर करेंगे हम उच्च प्राथमिक की। और हम जानते हैं RT एक्ट किसके लिए है, प्राथमिक शिक्षा के लिए ही है। तो निम्न प्राथमिक में क्या होगा, यदि विद्यालय में 30 बच्चों पर एक शिक्षक कार्य करेगा। यदि हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक जो है कम से कम कितने छात्रों को पढ़ाएगा, 30 छात्रों को। और यही अगर हम उच्च प्राथमिक की बात करें तो 6 से 8 की बात करें तो 35 छात्रों पर एक शिक्षक शिक्षण कार्य करेगा। और ये बात करी गई है धारा 25 में। अंत में मैं आपको सारे धाराएं एक साथ रिवाइज कराऊंगी जिससे कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये समझ आ जाएगा। तो ये बात की गई है धारा 25 में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। धारा 4 हमने पढ़ ली है, धारा 12 हमने पढ़ ली है जिसमें रिजर्वेशन की बात करी गई 25%, और धारा 25 अभी हमने बात कर ली है जिसमें शिक्षक और छात्र का अनुपात एक विद्यालय में कितना होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वर्ष में निर्धारित दिन। ये थी एक सप्ताह की बात की, एक शिक्षण कार्य एक शिक्षक के द्वारा एक सप्ताह में कितना करवाया जाएगा, 45 घंटे करवाया जाएगा। और यही शिक्षण कार्य यदि हम वर्ष भर का निकालें तो एक साल में निम्न प्राथमिक पर एक शिक्षक द्वारा कितने दिन शिक्षण कार्य करवाया जाएगा, 200 दिन करवाया जाएगा। और उच्च प्राथमिक में 220 दिन, कम से कम इतना शिक्षण कार्य होना जरूरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यदि संख्या निम्न प्राथमिक में ज़्यादा हो जाए, कितने से ज़्यादा, यदि 150 से प्लस हो जाए, 150 से ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में एक विद्यालय में कितने शिक्षक रहेंगे, तो 5 शिक्षक रहेंगे और एक प्रिंसिपल रहेंगे। कहाँ का, जब बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाएंगी, 150 से ज़्यादा हो जाएंगे। और यही चीज़ यदि हम उच्च प्राथमिक के लिए बात करें तो यदि छात्रों की संख्या 200 से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में क्या रहेंगे, उस कंडीशन में अनुपात भी बताया गया है कि उस कंडीशन में 40 छात्रों पर एक शिक्षक शिक्षण कार्य करवाएगा। और ये किसके लिए, 6 से 8 के लिए। और यदि 200 से कम होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक शिक्षक पे 35 छात्रों पे एक शिक्षक कार्य करेगा। तो अब ये प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है, 200 से अधिक संख्या होने पर क्या अनुपात रहेगा, या नॉर्मल यदि बिना बच्चों की मतलब 200 से संख्या कम हो, या नॉर्मल तरीके से प्रश्न यदि पूछा जाएगा कि RT एक्ट के तहत छात्र और शिक्षक का अनुपात उच्च प्राथमिक के लिए कितना दिया गया है, तो उस कंडीशन में हम कौन से वाले पे टिक करेंगे, एक शिक्षक 35 छात्रों पे। यदि 200 से अधिक हो तो एक शिक्षक 40 छात्रों पे। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। सबसे पहले यदि हमने बात करी थी, शुरुआत करी थी, तो हमने अध्याय से किया था। हमने बताया था कि जो RT एक्ट है इसमें क्या है, अध्याय 7 हैं, कुल धाराएं 38 हैं और कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हम अभी डिस्कस करते हुए आए हैं। अब बात कर लेते हैं जो ये 7 अध्याय है, इसमें से जो सबसे बड़ा अध्याय है वो है अध्याय 4। और इसके अंतर्गत कितनी धाराएं आती हैं, 16 धाराएं। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल धाराएं कितनी है, या पूछ सकता है कि टोटल अध्याय कितने हैं RT में, और ये भी पूछ सकता है कि कौन सी धारा कौन सा अध्याय सबसे ज़्यादा धाराओं से संबंधित है, तो वो अध्याय है 4। अब बात करते हैं कि इसके नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, RTE लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा देश रहा, वो है नॉर्वे। नॉर्वे ऐसा देश है जिसने RTE एक्ट सबसे पहले अपने देश पे लागू कर रही थी। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत कौन सा नंबर का देश है, भारत है 135वां देश है जहाँ पर जो है RTE लागू हुई है। इसके साथ अब ये महत्वपूर्ण से प्रश्न है जो धाराओं से संबंधित है और कई बार पूछे भी गए हैं। पहले बात करें शारीरिक दंड निषेध, कि बच्चों को मारना नहीं है, शारीरिक दंड नहीं देना है, तो किस अनुच्छेद से या किस धारा से संबंधित है, तो वो धारा 17 है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यदि हम बच्चों को मारें, शिक्षक यदि बच्चों पे शारीरिक दंड या किसी प्रकार से कोई भी प्रताड़ना करता है तो उसके वो नियम जो बताए गए हैं या उससे संबंधित जो प्रावधान है वो कौन से हैं, धारा 17 के अंतर्गत बताया गया है। तो 17 में ये
शारीरिक दंड से संबंधित है। प्राइवेट ट्यूशन निषेध कि एक गवर्नमेंट टीचर, एक सरकारी शिक्षक क्या नहीं कर सकता है, ट्यूशन नहीं ले सकता है, प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, तो वो कौन सी धारा से संबंधित है, धारा 28 से। इसके अलावा नो डिटेंशन पॉलिसी, बच्चों को फेल नहीं करना है, फेल ना करने की पॉलिसी किससे संबंधित है, धारा 16 से। इसके अलावा दिव्यांग छात्रों के लिए जो एज लिमिट है, जहाँ पे हमने 6 से 14 वर्ष कहा था, तो दिव्यांग छात्र ऐसे छात्र जो डिसेबिलिटी वाले छात्र हैं, उनके लिए ये अवधि थोड़ी बड़ी है, वो है 6 से 18 वर्ष तक उनको क्या दी जाएगी, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं इस RTE से संबंधित। कई बार इससे प्रश्न भी बन चुके हैं और इसमें प्रबंधन की भी बात की गई है, मैनेजमेंट की भी बात की गई है। उसमें जो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, इसके अंतर्गत ही बताया गया है कि जो अभिभावक होगा वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का क्या होगा, अध्यक्ष होगा, और अभिभावकों की जो परसेंटेज होगी, ठीक है, इस कमेटी में वो 75% क्या होंगे, अभिभावक होंगे। ये भी इसके अंतर्गत बताया गया है। तो आज हमने ये सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को समझा, जाना, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और यदि आप इसको 2 या 3 बार यदि आप इसको रिवाइज करेंगे तो कम समय में आप जल्दी बहुत चीज़ें इसको, मतलब एक पूरा टॉपिक आप कवर अप कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।